नमस्ते। हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं। और इन सब में एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत कुछ जमीनी हकीकतों से करते हैं। एक रिपोर्ट है जो बताती है कि हमारे बच्चे गणित में क्यों पिछड़ रहे हैं। फिर एक, सच कहूं तो एक दिल दहलाने वाली खबर है कि कैसे देश के एक कोने में बच्चे कुपोषण से जान गंवा रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक ऐसा सच है जो डॉक्टरों की गिनती को लेकर हमारे सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है। और जब हम इन सब मुद्दों की तह में जाएंगे तो हमें एक ही बात बार बार दिखेगी, बातचीत का टूटना। बिल्कुल, संवाद की कमी। ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के सामने खड़े होकर सिर्फ चिल्ला रहे हैं। तो चलिए इन सब मुद्दों की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात शिक्षा की। हमारे पास AACR 2024 रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हैं। हाँ। ये रिपोर्ट कहती है कि बच्चों की पढ़ने की क्षमता में तो सुधार हुआ है, जो अच्छी बात है, लेकिन गणित का हाल काफी बुरा है। बहुत बुरा। एक आंकड़ा है जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। कक्षा 5 के करीब 49% बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 31%, आप सोचिए, सिर्फ 31% ही भाग का एक आसान सा सवाल हल कर पाते हैं। और ये जो 18% का अंतर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। असल में क्या है कि गणित को अक्सर एक सीढ़ी की तरह देखा जाता है। सीढ़ी मतलब अगर आप एक पायदान चूक गए तो ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे को बचपन में प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो ठीक से समझ नहीं आया। अच्छा। तो वो आगे चलकर जोड़, घटाओ या दशमलव जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट से हमेशा जूझेगा। वो उस सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि पढ़ने में सुधार हुआ, पर गणित में क्यों नहीं? क्या गणित पढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और शोध यही बताता है कि समस्या शायद गणित में नहीं, बल्कि उसे पढ़ाने के तरीके में है। एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। क्या? कि क्लास में जो गणित पढ़ाया जाता है और असल जिंदगी में जो हिसाब किताब होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चे दुकान पर बैठकर आसानी से पैसों का हिसाब कर लेते हैं, हाँ, वो तो मैंने भी देखा है। वही बच्चे कागज पर वही सवाल नहीं कर पाते। उन्हें गणित एक रटने वाला विषय लगता है, समझने वाला नहीं, और इसका असर बहुत बहुत भयानक होता है। भयानक कैसे? बच्चे गणित और विज्ञान से डरने लगते हैं और अक्सर 10वीं बोर्ड से पहले ही या तो स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर उनके लिए साइंस और इंजीनियरिंग जैसे रास्ते वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। सीखने की ये जो बुनियादी कमी है, जब ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहुंचती है तो ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। महाराष्ट्र के मेलघाट इलाके से जो खबरें आ रही हैं वो यही दिखाती हैं। वहां कुपोषण से बच्चों की मौतें हो रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो इस पर सरकार के रवैये को बेहद लापरवाह तक कह दिया है। आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि जून 2025 से अब तक सिर्फ 0 से 6 महीने के 65 बच्चों की मौत हो चुकी है, और 220 से ज्यादा बच्चे वो गंभीर रूप से कुपोषित हैं। और दुख की बात यह है कि मेलघाट की ये कहानी कोई नई नहीं है, ये दसियों से चल रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कुपोषण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो महिलाएं खुद बचपन से कुपोषित और एनीमिक हैं, जब वो माँ बनती हैं तो वो कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती है, और इन बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत वो पैदाइशी तौर पे बहुत कम होती है। लेकिन सरकारी अधिकारी तो अक्सर कहते हैं कि मौतें सिर्फ कुपोषण से नहीं हुई, बल्कि निमोनिया या किसी और बीमारी से हुई हैं। बिल्कुल, और यहीं पर असली बहस छिपी है। जो याचिकाकर्ता हैं, जो इस केस को कोर्ट में लाए हैं, उनका तर्क है कि ये बीमारियां तो सिर्फ एक लक्षण है, असली जड़ तो कुपोषण है। अच्छा। कुपोषित बच्चे का शरीर इतना कमजोर होता है कि जरा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाता है। यहाँ एक और बड़ी समस्या व्यवस्था की है। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सब अलग अलग काम करते हैं। हाँ, कोई तालमेल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी इलाकों में डॉक्टर जाना और रुकना ही नहीं चाहते। डॉक्टरों की कमी की बात चली है तो हमारे पास एक बहुत ही चौंकाने वाला स्रोत है। ये बताता है कि देश में डॉक्टरों की संख्या को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक फैलाया गया है। हाँ। हम सबने सुना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
सरकार भी इसी लक्ष्य की बात करती है, लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये बात ही सच नहीं है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर हैरानी होती है ना। WHO ने कई बार साफ किया है कि उन्होंने ऐसा कोई 1000 का मानक या बेंचमार्क तय नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं। उनका कहना है कि हर देश की जरूरतें, स्वास्थ्य व्यवस्था और बीमारियां सब अलग अलग होती हैं, तो एक ही पैमाना सब पर लागू कैसे हो सकता है? एक मिनट, तो ये जो सरकार और मीडिया में बार बार WHO के 1000 वाले मानक की बात होती है, वो WHO ने कभी कहा ही नहीं? नहीं कहा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी बहस ये गलत जानकारी पर आधारित है। तो फिर ये आंकड़ा आया कहाँ से? ये आंकड़ा सबसे पहले 2011 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया था और सरकार ने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। अच्छा। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक और चालाकी की जाती है। सरकार एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ साथ आयुष डॉक्टरों को भी इस गिनती में शामिल कर लेती है। इसमें भी एक पेच है। सरकार ये मानती है कि सिर्फ 80% एलोपैथिक डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आयुष डॉक्टरों को 100% उपलब्ध मान लिया जाता है। इसका कोई आधार नहीं है। तो असलियत क्या है? अगर हम WHO के असल डेटा को देखें तो भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 0.7 डॉक्टर हैं और हम दुनिया के 181 देशों में 118वें स्थान पर हैं। 118वें? और असली संकट औसत का नहीं है, बल्कि डॉक्टरों के बंटवारे का है। ज्यादातर डॉक्टर शहरों में हैं, जबकि भारत की बड़ी आबादी वो गांवों में रहती है। और ये डॉक्टरों या शिक्षकों की कमी ये सिर्फ व्यवस्था की नाकामी नहीं है ना? ये उन बड़े नीतिगत फैसलों से भी जुड़ी है जो देश के कानून तय करते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा, नई लेबर कोड्स यानी श्रम कानून। सरकार 4 नए कानून लागू करने की तैयारी में है और इसे एक बहुत बड़ा सुधार बताया जा रहा है। हाँ, दावा यही है कि इससे व्यापार करना आसान होगा, निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार की जरूरत तो है ही। एक अनुमान है कि भारत को 2030 तक हर साल लगभग 78.5 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मतभेद है। मतलब 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ उद्योग जगत और कंपनियां हैं जो इन कानूनों का स्वागत कर रहे हैं। क्यों? उनके लिए क्या अच्छा है इसमें? उनके लिए ये अच्छा है क्योंकि ये 29 पुराने जटिल कानूनों की जगह लेंगे, तो नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर संघ है। और वो इसके खिलाफ है? बिल्कुल। उनका सीधा आरोप है कि ये कानून सिर्फ मालिक पक्षियां हैं और उनकी आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया है। तो यहाँ भी हमें वही पैटर्न दिख रहा है, संवाद की कमी। मजदूर संघों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन कानूनों को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें उनसे सलाह ही नहीं ली गई। श्रम कानूनों के लिए एक स्थापित परंपरा है। क्या? उसे त्रिपक्षीय बातचीत कहते हैं। त्रिपक्षीय बातचीत, ये क्या होती है और ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? देखिए, त्रिपक्षीय का मतलब है 3 पक्ष, सरकार, मालिक और मजदूर। अच्छा। ये सिद्धांत मानता है कि श्रम से जुड़ा कोई भी कानून बनाते समय इन तीनों को एक मेज पर बैठकर बात करनी चाहिए ताकि सबके हितों में संतुलन बनाया जा सके। ये टकराव को टालने का एक लोकतांत्रिक तरीका है ना? हाँ, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। और इसके लिए एक खास मंच भी है, भारतीय श्रम सम्मेलन यानी ILC। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2015 के बाद से इस ILC की कोई बैठक ही नहीं हुई है। 2015 से? हाँ। तो मजदूर संघों का कहना है कि सरकार ने बिना उनसे बात किए एक तरफा तरीके से ये कानून बना दिए हैं। तो पहले मजदूर संघों की बात अनसुनी की गई और अब जो हमारा अगला मुद्दा है उसमें ऐसा लग रहा है कि राज्यों की आवाज दबाने का एक रास्ता खुल गया है। हाँ, ये मामला केंद्र और राज्यों के संबंधों से जुड़ा है, खासकर राज्यपाल की भूमिका को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर एक बहुत महत्वपूर्ण राय दी है। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा और दूरगामी असर डालने वाला मामला है। क्या हुआ है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी बेंच ने कहा था कि अगर कोई राज्य विधानसभा बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को 3 महीने के भीतर उस पर फैसला लेना होगा। एक समय सीमा तय कर दी गई थी ताकि बिल हमेशा के लिए अटके ना रहें, जो कि एक आम शिकायत है। बिल्कुल। लेकिन अब 5 जजों की एक बड़ी बेंच ने उस फैसले को लगभग पलट दिया है। मतलब वो अपने विवेक से फैसला लेंगे और इस मामले में वो राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब एक चुनी हुई सरकार की राय से भी ज्यादा ताकत राज्यपाल के पास होगी इस मामले में। ये तो केंद्र राज्य संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है,
क्योंकि राज्यपाल तो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही दूसरी बात की ओर ले जाता है। कोर्ट ने कहा कि वो राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते, कोई टाइम लिमिट नहीं। कोई नहीं। और तीसरा और सबसे अहम बिंदु, राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बाप रे। तो आलोचकों का यही कहना है कि ये राय राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण करती है। अब अगर किसी राज्य में केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकार है तो राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार के बनाए कानूनों को अनिश्चितकाल के लिए रोक सकते हैं। तो पहले मजदूरों फिर राज्यों, ऐसा लगता है कि संवाद के रास्ते बंद करके एक तरफा फैसलों का चलन बढ़ रहा है। और ये जो टकराव हम देश के अंदर देख रहे हैं, इसकी एक झलक हमें वैश्विक मंच पर भी देखने को मिली। अब हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन की ओर। ये कई मायनों में ऐतिहासिक था। ये अफ्रीका में होने वाला पहला G20 था। अफ्रीकी संघ को इसका सदस्य बनाया गया। भारत ने भी वहां 6 नई पहल प्रस्तावित की। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती की गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल पर पानी फेर दिया। यहाँ बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ इस समिट में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अमेरिका ने इसका एक तरह से बहिष्कार ही कर दिया। बहिष्कार। हाँ, ये G20 के इतिहास में पहली बार हुआ कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह से इस तरह मुंह मोड़ लिया हो। इसकी एक वजह दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका का कुछ तनाव बताया गया। इसका असर क्या हुआ? मतलब एक देश के ना आने से क्या इतना फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। G20 की पूरी ताकत और प्रासंगिकता इसी बात में है कि दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां एक मेज पर बैठकर वैश्विक समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करती हैं। अमेरिका के इस कदम ने इस समूह की नींव पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। घोषणा पत्र में उबुंटू की भावना का जिक्र किया गया, जो एक अफ्रीकी फलसफा है। उबुंटू? हाँ, इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। लेकिन अमेरिका के बहिष्कार ने इसी हम की भावना को तोड़ दिया और ये दिखा दिया कि वैश्विक सहयोग कितना नाजुक है। तो देश के अंदर मजदूरों और सरकार के बीच संवादहीनता, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, और अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी एक बड़ी शक्ति का अलग थलग हो जाना। हाँ, ये सब हमें हमारे आखिरी स्रोत पर लाता है। हाँ। और ये शायद इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ता है। ये स्रोत कहता है कि समस्या किसी एक कानून या एक घटना में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने में। हाँ, जहां संवाद और बहस की गुंजाइश ही खत्म होती जा रही है। ये एक बहुत गहरी और बहुत जरूरी बात है। स्रोत का तर्क है कि हमारी सार्वजनिक बहसें अब चर्चा नहीं रही, वो चीख पुकार का अखाड़ा बन गई हैं। सही बात। समाज को बड़ी सफाई से 2 खेमों में बांट दिया गया है। आप या तो लेफ्ट है या राइट है। अगर आप बीच में खड़े होकर संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि दोनों पक्षों में कुछ सही और कुछ गलत हो सकता है, तो आपको कमजोर मान लिया जाता है। हाँ, आपको कमजोर, कायर या बिका हुआ कहकर खारिज कर दिया जाता है। निष्पक्षता को एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि एक कमजोरी की तरह देखा जाने लगा है। और इसका असर तो हर जगह देख रहे हैं। संसद में बहस की जगह हंगामा होता है। टीवी डिबेट्स में लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर तो जैसे नफरत की बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया इस आग में घी का काम कर रहा है। हम सब अपने अपने इको चेम्बर में बंद हो गए हैं, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और जो हमसे अलग सोचता है वो हमें दुश्मन नजर आता है। इसका नतीजा है संसद में गतिरोध, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं पर भी पक्षपात के आरोप लगना और समाज का टूटना। जब बातचीत ही नहीं होगी, जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो इसका समाधान क्या है? अगर हर कोई सिर्फ अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहेगा, तो कोई साझा रास्ता कैसे निकलेगा? समाधान सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। और वो है सम्मानजनक संवाद की तरफ लौटना। सम्मानजनक संवाद? हाँ, अपने वैचारिक विरोधी को दुश्मन नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना, जिसके अनुभव और विचार आपसे अलग हो सकते हैं। ये मानना कि किसी भी जटिल मुद्दे का कोई एक आसान जवाब नहीं होता, उसके कई पहलू हो सकते हैं। अगर हम एक समाज के तौर पे ये नहीं कर पाए, तो हमारी लोकतांत्रिक नींव भी खतरे में पड़ जाएगी। तो आज हमने बच्चों के गणित में पिछड़ने से लेकर G20 में वैश्विक तनाव तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे कुपोषण का संकट, डॉक्टरों की गिनती का भ्रम, श्रम कानूनों पर मतभेद और राज्यपाल की शक्तियों पर टकराव, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं है।
इन सब के पीछे शायद एक ही बड़ी वजह काम कर रही है, संवाद की कमी। ये सभी स्रोत एक ही पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं ना, चाहे वो क्लासरूम में बच्चे और टीचर के बीच की समझ हो, या मजदूरों और सरकार के बीच की बातचीत, या केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता। हर जटिल समस्या का समाधान सहयोग और सच्ची बातचीत में ही छिपा है। तो आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। जब हम अपनी निजी जिंदगी में किसी से असहमत होते हैं, चाहे वो परिवार में हो या दोस्तों में, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बहस को हर हाल में जीतना, या फिर एक पल रुककर सामने वाले के नजरिए को समझना और कोई बीच का रास्ता खोजना? और क्या होगा अगर हम सब अपनी अपनी जिंदगी में दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा बार चुनने की कोशिश करें?